प्रगति और विकास। प्रगति और विकास, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, बड़ा ही मज़ेदार विषय है और ये मैं आपको अनेक पर्सपेक्टिव्स लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रगति, ग्रोथ, समृद्धि। प्रगति जब होती है, तरक्की होती है। मुल्क जो कहे जाते हैं तरक्की पसंद मुल्क, तरक्की शुदा मुल्क, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश, विकासशील देश। विकास यानी चतुर्मुख विकास, चहुं ओर विकास, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स की पुस्तकों में ये एक बड़ा ही प्रमुख चैप्टर होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रगति सामाजिक समाजशास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रगति, प्रोग्रेस। भाई उनके बच्चे ने बड़ी प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ जरा, होता है ना। प्रोग्रेस क्या है, वर्क प्रोग्रेस क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। ये एक बहुत सामान्य शब्द है प्रगति। तो इस प्रगति को हम दो तरह से देखते हैं, एक देखते हैं हम ग्रोथ के रूप में और एक देखते हैं विकास के रूप में। ग्रोथ आंकड़ों की होती है, किसी राष्ट्र का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादित मूल्य, जीडीपी, राष्ट्रीय आय वगैरह वगैरह चीज़ों से, आंकड़ों से। आंकड़े बड़े क्रूर होते हैं। मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे। साहब कहा मैंने क्योंकि नाम के पहले जनरली जाति का नाम लगाते हैं, तो जाति का नाम लेना ठीक नहीं है, तो साहब रहते थे। साहब ने बड़ी तरक्की की। पढ़े लिखे कितने थे किसी को नहीं पता, लेकिन एक मंजिल मकान 2 मंजिल हो गया, 3 मंजिल हो गया। मकान पर साईं राम लिखवाया, जय साईं राम। एक कोने पे मातृ छाया भी लिखवाया, माता जी की कृपा। पिताजी को तो वैसे ही लोग इग्नोर करते रहते हैं। गाड़ी नहीं थी घर में तो एक गाड़ी आई, फिर बड़ी गाड़ी आई। होते होते वहाँ का मकान बेच के कहीं और रहने लगे, गृह प्रवेश में आमंत्रित किया तो ऐसा लगा जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री निवास ब्रिटेन का, जो बाहर से लगता है अंदर से मैं क्या देखूंगा, ऐसा लगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनवाया हुआ और बहुत ऊंचा, यहाँ राजनगर में। चर्च, गिरजाघर जैसे उनके जो यूरोप के चर्च होते हैं, इतने ऊंचे खंभे, 3 मंजिल ऊंचे, बड़े बड़े गोल दरवाजे, बिल्कुल 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसा दरवाजा। अंदर हम लोग देख के दंग रह गए, भाई बड़ी तरक्की की है। सबने कहा बड़ी तरक्की की है, बड़ा विकास, बड़ी तरक्की की। इसके बाद कई साल बीत गए, आए गए हो गए, वो भी हम लोगों को भूल गए। उन्होंने हम लोगों को कोई प्रेमवश थोड़ी बुलाया था, पड़ोसियों को इसलिए बुलाया था कि देखो आके ये होता है तुम लोग बेमतलब के लोग, गरीब लोग, निकृष्ट लोग, आम आदमी, तुम क्या जानो कि क्या होती है तरक्की, देखो जलो। अब खैर मैं तो अफसर था, अफसर तो हिंदुस्तान में सबके ऊपर होता है, तो मेरे आगे तो बिछे रहे, क्योंकि उन्हें लगता था ये पकड़ सकते हैं कि इसका राज क्या है, कहीं जांच ना सेट करा दें, इंक्वायरी ना सेट करा दें कि एकदम से तरक्की कहाँ से हुई। बहुत लोग सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को एक ही समझते हैं, जबकि होता नहीं, बहुत फ़र्क। हम लोग तो उन्हीं को पकड़ सकते हैं जो कुछ बेचते हो और टैक्सेबल माल बेचते हो। हालांकि मेरे पास वो कलाएं भी हैं कि कोई हवा भी बेचता हो या कुछ ना बेचता हो तब भी उसको धर लें, ये मैं जानता हूँ। आज मैं ये जानता हूँ कि यदि मैं अगर सरकारी नौकरी में होता तो मैं गूगल और फेसबुक को नाखून चने चबवा देता। ये मैं तरीका मैं आज के अफसरों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो करोड़ों रुपए ऐंठ लेंगे इन लोगों से। जैसे कि लोग कहते हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो फिल्म स्टार से वसूल रहा है, ऐसा ही शुरू हो जाएगा। मैं वो तरीके जानता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को ज़मीन पर ला के घुटनों पर ला देता जो ये रील और अश्लील का खेल खेल रहे हैं।
ये मैं जानता हूँ। खैर ये विषय नहीं है यहाँ का, आज मैं बहुत गाली दे चुका हूँ इस बात पर। ये वीडियो तो बाद में अपलोड होगा, लेकिन आज जिस दिन मैंने गालियाँ दी हैं इन लोगों को, उसी दिन ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मूड किस तरह बदलता है मेरा। तो मेरे तो आगे पीछे बिछे रहे, दुम हिलाते रहे, जो अदृश्य दुम थी उनके, उसको हिलाते रहे, जो कि दिख नहीं रही थी, लेकिन मुझे दिख रहा था कि वो हिल रही है दुम उनकी। और मुझे बाद में भी पूछते रहे बहुत ज़्यादा, सेवा करने के लिए आतुर रहे हमेशा। सर कभी गाड़ी टैक्सी की ज़रूरत हो, फलाना ढिमाका, अच्छे पड़ोसी की तरह हम हाजिर हैं। मुझे पता था ये अच्छे पड़ोसी की तरह नहीं, एक अच्छे लाला की तरह, या ये कहिए कि टैक्स चोर लाला की तरह मेरे आगे सदैव तत्पर रहेंगे। मैंने कभी उसका लाभ नहीं उठाया मेरी वजह से। लेकिन बाद में एक 11-12 साल बाद वो जेल चले गए, और तमाम सारे गलत काम करते हुए, जिसमें पोर्नोग्राफी वाली कुछ चीज़ें भी शामिल थी। जैसे हाल में शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड की बात आई थी वगैरह, मुझे नहीं पता कहाँ तक क्या है, लेकिन ऐसे ही कोई हरकतें उस ज़माने में वो चला करते थे, टेप में चला करती थी, MMS चला करते थे। तो किसी MMS को वायरल करने के चक्कर में बहुत पैसा कमाया था उन्होंने। कश्मीर का कोई MMS था, उसमें वो पकड़े गए, जेल गए, उसी में उन्होंने पैसा कमाया था। ग्रोथ के आंकड़ों को इससे कोई मतलब नहीं कि आप पैसा कैसे कमाते हैं। धंधा चाहिए बस, धंधो मंदो नहीं होना चाहिए, धंधो चोखो रहना चाहिए बस। कैसे भी कमाओ, कहीं से भी लाओ, बाई बोरो स्टील, चोरी करो, डकैती डालो, कुछ भी करो। देश का GDP इसको पूछता ही नहीं है कि आप पैसा कहाँ से लाए बस, खर्च किया बस। इनकम टैक्स पूछता है कि कहाँ से आया, सेल्स टैक्स पूछता है कि अगर कुछ बिक्री किया तो उस पर टैक्स दिया कि नहीं दिया। दोनों डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से क्रूर हैं। आय है तो आयकर लगेगा, लेकिन अगर आप घाटे पर भी बेच रहे हैं, मान लो आपके पास 10 करोड़ का माल भरा पड़ा है और आपने अगर उसको घाटा उठा के 8 करोड़ में बेचा, तो हम लोग जो सेल्स टैक्स वाले हैं वो 8 करोड़ पे जो है हलक में डाल के टैक्स निकाल लेंगे। चाहे लाख चिल्लाता रहे लाला कि मैं तो घाटे में चला गया, मर गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम कहें बेचा तो बेटा, बेचा तो बिक्री पे टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स उस पर टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन इनकम टैक्स इस मामले में क्रूर है कि आपने कैसे भी कमाया हो, लेकिन आप टैक्स दीजिए। लेकिन वेश्यावृत्ति से, डकैती पे और तमाम सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो बड़े ही आजकल प्रतिष्ठित व्यवसाय हैं, अश्लीलता के व्यवसाय और तमाम सारे, इन पे इनकम टैक्स भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि ये जो है सब ब्लैक मार्केट में चलते हैं, चोरी से चलते हैं। लेकिन जो आदमी ब्लैक मनी कमाता है, ध्यान से सुनिए, निबंध में लिखने की चीज़ है कि जो आदमी ब्लैक मनी कमाता है वो एक हिडन अर्थव्यवस्था को, जिसको पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, उसको भी योगदान देता है। एक आदमी ने ब्लैक में पैसा कमाया, खूब कमाया, छिपा लेते हैं लोग बाग। ये अभी नहीं बताऊंगा कैसे छिपाते हैं, जब कमाने लगोगे, जब पूछोगे तो बता देंगे। वैसे तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी बात के पैसे लेता है, इसी बात की उनकी इनकम है कि वो जो है तुम्हारे ब्लैक को वाइट करते हैं या ब्लैक को छिपाते हैं, वो सब बता देगा। तो एक आदमी ने ब्लैक में करोड़ों रुपया कमाया, वो खर्च कहाँ करे? कहीं भी खर्च करेगा तो देश की GDP तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और मज़े की बात यह है कि ब्लैक में कमाए हुए पैसे से टैक्स भी दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग भी कई बार ऐसे ही हो जाती है, यानी ब्लैक को वाइट करना। क्योंकि अगर मान लो किसी ने ब्लैक में पैसा कमाया और गया जाके और कोई सामान खरीदा, तो उस सामान में GST शामिल है, तो उस ब्लैक की कमाई से GST दिया गया। अभी सरकार इतनी सक्षम नहीं हुई है कि आपने जो कोई सामान खरीदा और GST चार्ज हुआ और आपका आधार कार्ड पर तुरंत आपके ऊपर रेड पड़ जाए कि आप तो इनकम टैक्स के SSC भी नहीं है, या आप इनकम टैक्स ठीक से नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। संभव नहीं है। अंदर खाने की बात हम जानते हैं कि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, इतना स्टाफ नहीं है। तो लोग आराम से ख़रीदारी करते रहते हैं और इनकम टैक्स के रिटर्न भी भरते रहते हैं और उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। फ़िलहाल तो ये स्थिति है। यानी ब्लैक मनी से भी वाइट का टैक्स मिलता है। तो जो प्रगति है वो दो प्रकार की है, एक तो ग्रोथ है जो आंकड़ों में है, और एक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है चौतरफा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी राष्ट्र को नापने के लिए HDI ही देखी जाती है, वो भी बहुत बड़ा कोई पक्का फूल प्रूफ तरीका नहीं है। फिलहाल ये है कि साक्षरता, पढ़ाई, रजिस्ट्रेशन स्कूल में, पेयजल की उपलब्धता, स्वास्थ्य, इन सब तमाम आंकड़ों को मिलाकर, पढ़ लीजिए विकिपीडिया से, इन सब को मिला जुलाकर HDI तैयार होता है। कई उसके पैमाने हैं।
वो जो तैयार होता है HDI, तो वो थोड़ा सा ह्यूमन है, नाम ही उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ए लिटिल बिट ह्यूमन। लेकिन जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, देखो अर्थशास्त्र से हम समाजशास्त्र में कूद गए, जंप लगा गए। जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो सामाजिक विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो एक चक्रीय विकास के नियम होते हैं, सिद्धांत, कि हम लौट के वहीं आते हैं, वो वाले। एक स्पाइरल होता है कि हम लौट के वहीं तो आते हैं लेकिन थोड़े ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठते रहते हैं, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या हीगल का डायलेक्टिक्स। एक रेखीय विकास होता है, ये डेवलपमेंट रेखीय जब पढ़ाया जाता तो ये पुस्तकों में नहीं लिखा रहता, ये मैं पढ़ाता हूँ तो आपका थॉट डेवलप करने के लिए। जब एग्जाम में लिखते हैं तो अद्भुत नंबर मिलते हैं, बहुत ऊंचे नंबर मिलते हैं। कि हमारा विकास दो तरह से हो सकता है। एक विकास तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा हो, आपकी तरफ से, दूसरी तरफ से देखेगा एक्स वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, समय और विकास। तो ये सीधी रेखा में हो रहा है, यूँ 45 डिग्री पे जाती हुई एक रेखा, और एक विकास नीचे की ओर हो रहा है। आर्थिक विकास आपका ऊपर की ओर हो रहा है, यानी कि आपकी आय बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम देश की बढ़ रही है, लेकिन नैतिकता में गिरावट आ रही है। तो नैतिकता का ग्राफ ऊपर से नीचे को आएगा, और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। एक ग्राफ यहाँ से निकल जाता है तो जो नीचे आने वाला ग्राफ है थोड़ा पीछे हट के यूँ आ रहा है, दोनों ग्राफ काटेंगे नहीं। अगर 3 डायमेंशनल कल्पना कर सको तो, नहीं कर पाते हो तो अभी बेटा कंसेप्ट में बहुत पीछे हो। काटेंगे तब जब एक ही 2 डायमेंशनल एक कागज़ के ऊपर ग्राफ बने, एक यूँ गया एक यूँ गया, उसने काट दिया, काटेंगे नहीं। एक एक्सिस और है, जेड एक्सिस, तो एक ग्राफ तो वहाँ बना हुआ है और एक ग्राफ यहाँ बना हुआ है, तो एक ग्राफ वहाँ तो चला गया ऊपर को, यानी कि आर्थिक विकास यूँ हुआ, लेकिन थोड़ा पीछे हट के देखा तो जो नैतिक विकास है नीचे को आ रहा है, यानी नैतिकता में गिरावट हो रही। चोरी, डकैती, अश्लीलता, भद्दगी और वेश्यावृत्ति और तमाम सारा पना जितने भी होते हैं, निकृष्ट पना, नीच पना जितने भी हैं, उनसे पैसा कमाया जा रहा है, जैसे कि गूगल कमा रहा है, फेसबुक कमा रहा है रील के द्वारा या इन सब के द्वारा। नैतिकता में गिरावट है। अब नैतिकता की हम परिभाषा ही बदल दें। जैसे एक बार दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये अर्बन एरिया है, इसके अंदर जो कारखाने लगे हैं इनको हटाओ यहाँ से, बड़ी हड़कंप मच गया, कारखाने हटाओ, कारखाने हटाओ। आखिरकार अर्बन एरिया की डेफिनेशन ही बदल दी गई कि अब अर्बन एरिया यहाँ से नहीं, यहाँ से है, तो वो जितने भी कारखाने थे वो वहीं अपनी जगह लगे लगे अर्बन एरिया के बाहर हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट तो कानूनों पे ही चलता है, जो देश के कानून है संसद ने बनाए हैं, विधानमंडल ने बनाए हैं। ऐसे ही अगर हम नैतिकता के मानदंड ही बदल दें, जैसे फेसबुक के कम्युनिटी नॉर्म्स अलग हैं, यूट्यूब के कम्युनिटी नॉर्म्स अपने अलग हैं, अश्लीलताएं उनके उसमें आती हैं, सब ठीक है। हम लोग दोहरे मानदंड रखते हैं, इंडियंस हिपोक्रेट्स हैं। हमारे यहाँ तो डबल उचक्कापन है, ये लिखने का शब्द नहीं है, हिपोक्रेसी लिखने का शब्द है, दोहरे मानदंड लिखने का शब्द है। हम आलोचना भी करेंगे और रील देख देख के आनंदित भी होंगे, और वो जो है वो शॉर्ट्स देख देख के शॉर्ट्स भी उतार फेंकेंगे। ये हमारे मानदंड हैं। हमें क्रोध नहीं आता, हम सोशल मीडिया बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम ये प्रण नहीं कर सकते कि हम भविष्य में कभी नहीं देखेंगे। मेरे यूट्यूब इसके पेड बैच में बड़े बैच का एक छात्र जो प्लेटिनम बैच है, और भी कई बैच लिए उसने अपनी दर्द भरी गाथा लिखी। उसने कहा कि एक रील देखकर वो इतना उत्तेजित हो गया कि वो उस तरह की रील देखने लगा। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तुम लोग भी देखने लगोगे, उसी महान महिला की रीलें। तो वो देखने लगा, मस्टरबेट करने लगा, और तमाम सारे उसके शरीर में इतनी कमियां आ गई, मानसिक इतनी कमियां आ गई, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा, बैच ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, वीडियो नहीं देख पाया, और बहुत सारी बुरी आदतें पड़ गईं, और फिर वो पोर्नोग्राफी की तरफ अग्रसर हो गया, और उसको तमाम गलतफहमियां भर गई दिमाग में, तमाम चीज़ें हो गई। फ़िलहाल वो मैंने उसको बहुत समझा बुझा के काफ़ी उसको पैसिफाई करने की कोशिश की है, समझाया भी है। लेकिन ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो इन चीज़ों से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका को जीडीपी से मतलब है, गूगल फेसबुक को जीडीपी से मतलब है, बड़े बड़े नेता उन्हें गले भी लगाते हैं, उन्हें हगते, मतलब हग करते हैं, और तमाम सारे उनके बलि जाते हैं, बलिहारी जाते हैं, क्योंकि चुनाव में आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो फेसबुक है।
तो बड़े से बड़े देश के नेता, चाहे वो ट्रंप हो या पुतिन हो या कोई भी हो, बाकी के नाम नहीं लूँगा, ठीक नहीं लगता थोड़ा, तो वो सब फेसबुक के ग़ुलाम बन चुके हैं, क्योंकि चुनाव उसी से जीते जाते हैं। ट्विटर के और वो क्या है यार, हमें तो नाम भी नहीं याद आता, इंस्टाग्राम, इन सब के एकदम ज़र ख़रीद ग़ुलाम है। बल्कि ज़र ख़रीद नहीं, ज़र ख़रीद तो ये होता है कि ज़र ख़रीद का मतलब पैसे दे के ख़रीदा गया, ये तो पैसा उनको देते हैं ग़ुलाम बनने के लिए। आका हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमारी ग़ुलामी स्वीकार करिए। ये परीक्षा में लिखने के लिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये लिखिए कि आज की राजनीति सोशल मीडिया की ग़ुलाम बन चुकी है और सोशल मीडिया चुनाव में जितवाने के लिए लोगों का मानसिक परिवर्तन कराता है और तमाम लोगों को मानसिक उत्पीड़न करता है और उन्हें ट्रोल्स के माध्यम से, ट्रोलिंग के माध्यम से, वरना 2 मिनट लगते हैं एक कानून बनाने में, ये ट्रोल्स को जेल भेज दिया जाए, 2-4 जेल जाएंगे और ये 2 न्यूज़ वायरल हुई नहीं कि ट्रोल करने वाला जो है वो जेल गया, तो उसके बाद दिमाग सही हो जाएंगे। 499 और 500 धाराएं ऐसे ही नहीं बनी हुई हैं। सार्वजनिक मंच पर किसी की मानहानि करना ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इस पर तो वो धारा ही गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया। मज़े की बात यह, न्यायालय भी नहीं साथ देते हैं, न्यायालय भी राजनीति का साथ देने लगे हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई किसी को कुछ भी गाली दे के चला जाता है, कुछ भी करके चला जाता है। इससे क्या होता है कि निर्भीक आदमी है जो निष्पक्ष रूप से कुछ कहना चाहता है, वो राजनीतिक आईटी सेल्स, चाहे वो कांग्रेस की आईटी सेल हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, बाकी किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता, तो किसी की भी आईटी सेल हो, और किसी की होती भी नहीं है, अकेली इन्हीं सब की है, तो आईटी सेल के आगे हर आदमी लाचार, गुलाम, बेबस बना बैठा है। एक शब्द धीरे से निकालता है, ट्रोल्स टूट पड़ते हैं बुरी तरह से। ये स्थिति, हमारे जैसे लोग जो फेक आईडी नहीं बनाते, कभी सच्ची आईडी सामने रहते हैं, वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। ज़बान दबा दी गई है पूरी तरह से, विचार दबा दिए गए हैं, आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ये विकास है, ये डेवलपमेंट है? जी नहीं, ये नीचता की पराकाष्ठा है। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी में जो रेखीय विकास कहा जाता है, तो 2 विकास देश में चल रहे हैं, सभी देशों में। नैतिकता गिरती चली जा रही है, हाँ, उसे उठाने के लिए नैतिकता के मानदंड बदल दिए जा रहे हैं। ये हमारी कम्युनिटी स्टैंडर्ड में नहीं आता। इतने सेंटीमीटर तक क्लीवेज दिखाई दे तो अश्लील नहीं है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कभी निर्णय दिया था, बड़ा फेमस केस हुआ करता था, कि क्लीवेज नहीं दिखना चाहिए। अब आजकल क्लीवेज कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। जो नहीं जानता वो सतयुग का ही प्राणी होगा। तो इतना क्लीवेज अगर दिख रहा है तो ये अश्लील होगा। इसके बाद भारत में तो मानदंड बदल दिए गए। कई जगह ये हुआ कि इतना दिख रहा है कोई बात नहीं, इतना दिख रहा है कोई बात नहीं, निपल ना दिखे बस इतना तो कोई बात नहीं है। फिल्मों में वो भी अगर एरियोला दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। अरे यार, बैंडेड लगा के अगर घूमें लड़कियां, हमारे ख्याल से वो गोल वाली जो आती है तो पर्याप्त है, फिर वो अश्लील नहीं माना जाएगा। मेरे ख्याल से तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड यही हो गए। आई एम सॉरी गर्ल्स, बुरा मत मानना, लेकिन भारत की जो महिला संप्रदाय है, वो जो आधुनिक महिला संप्रदाय, सो कॉल्ड वो एम्पावर्ड विमेन, वो इसी तरफ जा रही हैं। आगे चल के यही होगा। आप लोग अपने बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। बैंडेड लगाकर ही बेटियां घूमेंगी और पुरानी पीढ़ी के लोग आत्महत्या कर लेंगे। ये हम अभी बता रहे हैं। निबंधों में ये बातें लिखी जा सकती हैं थोड़ी बहुत, आंसर राइटिंग में, मेंस में नहीं लिखी जा सकती। चूँकि आज मैं थोड़े क्रोध में हूँ तो फिर भी नहीं दबा पाया अपने को, तो मैंने ये बात अपनी जाहिर की वर्ष के अंत में। विकास, कैसा विकास, हम किस तरफ जा रहे हैं? पतन के गर्त में जा रहे हैं इस सोशल मीडिया कृपा से। बच्चों, अपने को बचा लो, नहीं बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। या IAS PCS कुछ नहीं होने का अगर इन रील्स के चक्कर में पड़ रहे, अश्लीलता के चक्कर में पड़ रहे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। दाने दाने को बेटा मोहताज हो जाओगे। बद्दुआ मत समझना, अगर इन अश्लीलताओं के चक्कर में रहे तो नष्ट हो जाओगे, एक दिन विनाश हो जाएगा, ये बात जान लेना। लाला तो तुम्हारे आगे अश्लीलता परोसेगा, ये तुम्हारा काम है कि अपने को रोकना। अगर नहीं रोका तो बर्बाद हो जाओगे। ये वर्ष के अंत का मेरा दीक्षांत भाषण जैसे होते हैं ना, ऐसे वर्षांत भाषण समझ लेना। गॉड ब्लेस यू।